महज सिर्फ 10 सालों में इस एंटरप्रेन्योर ने दो ऐसी कंपनीज खड़ी कर दी जो आज यूनिकॉर्न कहलाती है। एंड आई बेट आपको इस एंटरप्रेन्योर का नाम भी पता नहीं होगा। एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसके बिजनेस प्लान को 73 टाइम्स रिजेक्ट किया गया, फिर भी उन्होंने और उनकी टीम ने हार नहीं मानी और एक ऐसी कंपनी बना दी जिसने इंडियन B2B मार्केट में रेवोल्यूशन ला दी। ये है ऑफ बिजनेस की क्रेजी कहानी। एक कंपनी जो 2024 में $2.8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। चलो देखते हैं कैसे उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑफ बिजनेस एक B2B कंपनी है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। मतलब ये डायरेक्टली कस्टमर्स को नहीं बल्कि दूसरे बिजनेसेस को प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल इंडिया मार्ट, ये सब B2B कंपनीज, जबकि फ्लिपकार्ट, अमेजोन और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स B2C कंपनीज है जो डायरेक्टली कस्टमर्स को सर्व करते हैं। लेकिन ऑफ बिजनेस एग्जैक्टली आखिर करता क्या है, इसको समझने से पहले चलो पहले जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और फाउंडर आशीष मोहपात्रा ने SME सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन क्यों लिया। आशीष मोहपात्रा का जन्म ओडिशा में हुआ। वही उन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उनका सिलेक्शन IIT खड़गपुर में हो गया, जहाँ से उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। टेक्निकल एजुकेशन के बाद उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA कंप्लीट किया। ये MBA उनके एंटरप्रेन्योर जर्नी के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप बना। 2006 में उन्होंने कंसल्टिंग फर्म मैकेंसी एंड कंपनी ज्वाइन की। उसके 4 साल बाद 2010 में आशीष ने मैकेंसी की जॉब छोड़ दी और मैट्रिक्स पार्टनर ज्वाइन की, जो एक वेंचर कैपिटल फर्म था। वो एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट काम करने लगे। अब इम्पोर्टेंट ये था कि इस दौरान उन्होंने काफी कुछ सीखा, पर्टिकुलरली अबाउट MSME B2B सेक्टर। MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इट इज अ ह्यूज मार्केट। आप सोच के देखो, इट कंट्रीब्यूट्स 30% टू इंडियाज GDP। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है। जब वो मैकेंसी में थे तब उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया, जिससे उन्हें एक बहुत डीप आइडिया मिला अबाउट द सिचुएशन ऑफ MSME B2B सेक्टर। और जब वो मैट्रिक्स में थे एज अ VC, तब भी उन्होंने फंडिंग, फाइनेंस के बारे में काफी कुछ जाना। आफ्टर ऑल दिस इन डेप्थ नॉलेज, ही वाज फैसिनेटेड विद सप्लाई चेन ऑफ B2B सेक्टर। और यहीं पर उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखती। पर उसे जानने से पहले हम B2B मार्केट की सप्लाई चेन को समझते हैं। देखो, दिस इज हाउ B2B सप्लाई चेन वर्क्स। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टन्स ऑफ स्टील मैन्युफैक्चर करती है इन महाराष्ट्र, और एक SME कंपनी है जो वॉशिंग मशीन बनाती है इन दिल्ली। लेट्स से उन्हें 10 टन स्टील चाहिए। अभी जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो डायरेक्टली स्टील इस कंपनी को नहीं बेचेगी। देयर विल बी मल्टीपल लेयर्स ऑफ सप्लाई चेन। पहले एक जायंट डिस्ट्रीब्यूटर होगा इन द सेम सिटी और स्टेट, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वो डायरेक्टली डील नहीं करती। नेक्स्ट आता है ट्रेडर, जो होगा इन दिल्ली। वो 50 टन स्टील लेगा फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर और बाद में वो वॉशिंग मशीन कंपनी को बेचेगा। ऑल्सो इसमें सब डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर भी होगा। एंड इफ द वॉशिंग मशीन कंपनी ओनली नीड 5 टन्स ऑफ स्टील, तो वो ट्रेडर से नहीं खरीद सकते, उन्हें रिटेलर से खरीदना पड़ेगा। सो जितनी बड़ी ये चेन होगी उतना एक्सपेंसिव वो रॉ मटेरियल बनेगा। और यहीं पर आशीष ने कई प्रॉब्लम्स नोटिस की और यही इनसाइट आशीष के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। नाउ द क्वेश्चन इज, उन्होंने रॉ मटेरियल मार्केट में ही बिजनेस करने का क्यों डिसाइड किया? वो सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स में बिजनेस कर सकते थे, राइट? और रॉ मटेरियल मार्केट में मार्जिन्स भी कम थी, फिर भी उन्होंने यही मार्केट क्यों चूज किया? देखो, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट था और काफी अनऑर्गेनाइज था। मतलब यहाँ पर कोई प्रॉपर ऐसा डोमिनेटिंग प्लेयर नहीं था। सो थोड़ा इजी था टू एस्टैब्लिश द नेटवर्क। और एक रीजन टू चूज वाज द कंसिस्टेंसी इन दिस मार्केट। सो इसी वजह से उन्होंने रॉ मटेरियल सप्लाई करने का डिसाइड किया। सो फाइनली इन 2016 वो अपनी VC की जॉब छोड़ देते हैं एंड अलोंग विद 4 अदर पार्टनर्स ही स्टार्ट्स ऑफ बिजनेस। उन्होंने कंपनी की शुरुआत तो कर दी थी, बट उनके पास इन्वेस्टर्स नहीं थे। उन्होंने कई इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग्स करना शुरू की, बट कोई भी इन्वेस्टर्स उनके इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, ही गॉट रिजेक्टेड बाय 73 इन्वेस्टर्स, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया। एट द एंड जोडियस कैपिटल नाम की एक कंपनी ने उनके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। जोडियस कैपिटल से फंडिंग तो मिल गई थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। देखो, उस सप्लाई चेन में सप्लायर और कंज्यूमर की 3 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहले हम सप्लायर की डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉब्लम थी
ऑन टाइम पेमेंट्स। जो सप्लायर थे उन्हें टाइमली पेमेंट्स चाहिए थे, क्योंकि देखो ये पूरा प्रोसेस क्रेडिट पे चलता है। इसका मतलब है अगर वॉशिंग मशीन कंपनी ने 1 करोड़ के गुड्स खरीदे हैं तो वो तुरंत कैश नहीं देंगे, उनको 30 दिन का क्रेडिट मिलता है, जो एक तरह से सही भी है, राइट? क्योंकि जो उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा है उससे एक फिनिश प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचने पर ही उनको पैसे मिलेंगे। ये सिस्टम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसएमईज के पास इतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं होता कि वो हर चीज के लिए अप फ्रंट कैश दे सके। उन्हें वर्कर्स की सैलरी, मेंटेनेंस और दूसरे एक्सपेंसेस भी मैनेज करने होते हैं, इसलिए क्रेडिट सिस्टम उनके लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। सो बेसिकली यहाँ पे चीजें ट्रस्ट पे चलती है। इस वजह से देयर इज ऑलवेज अ चांस कि पेमेंट डिले हो या कोई और प्रॉब्लम हो जिससे सप्लायर का नुकसान हो। सो ऑफ बिजनेस सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एश्योरिंग द सप्लायर कि वो एक फिक्स गिवन टाइम में पूरा पेमेंट करेंगे, और उन्होंने एकदम कड़क ऐसे डॉक्यूमेंटेशन भी बनाए टू मेक इट मोर ट्रस्टवर्दी। सेकेंड प्रॉब्लम वाज कि सप्लायर को विजिबिलिटी चाहिए थी कि वो एक्चुअली बाइंग देयर प्रोडक्ट। क्योंकि देखो क्या होता था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो अलग अलग ट्रेडर्स को मार्केट में रॉ मटेरियल्स बेचता था, बट एज ए ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें आइडिया नहीं था कि कौन सी एसएमईज उनके रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं। ऑफ बिजनेस सॉल्व दिस बाय क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म लाइक अमेज़न, जिससे जो मिडिल लेयर्स थे वो इरेज हो गए। नाउ एसएमईज वर इन डायरेक्ट कनेक्ट विद देम। थर्ड वाज लिमिटेड एक्सेस टू एसएमईज, क्योंकि देखो अगर एक एसएमई अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी इट विल इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी दे ऑर्डर व्हिच इवेंचुअली हिट द सप्लायर्स बिजनेस, राइट? ऑफ बिजनेस सॉल्व दिस बाय गिविंग देम एक्सेस टू मैनी एसएमईज अक्रॉस द कंट्री, जिससे सप्लायर को आसान हो गया टू रीच आउट टू डिफरेंट एसएमईज। नाउ लेट्स सी व्हाट प्रॉब्लम्स एसएमईज वर फेसिंग। पहला था ट्रैकिंग ऑफ शिपमेंट। मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज ये पता करनी है कि मेरे माल की गाड़ी पहुंची कहाँ है, और उसकी लोकेशन पता करने के लिए मुझे दिन भर में कम से कम 15 से 20 फोन करने पड़ते हैं, सप्लायरों को भी, ड्राइवरों को भी। ऑफ बिजनेस सॉल्व दिस एज एक्टिंग अ प्लेटफॉर्म लाइक अमेज़न इन बिटवीन, जिससे एसएमईज को अपनी शिपमेंट ट्रैक करने में आसानी हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम एसएमईज वर फेसिंग वाज फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स इन प्राइस। देखो ये जो एसएमईज थे उन्हें रॉ मटेरियल्स क्रेडिट पे खरीदना पड़ता था फ्रॉम रिटेलर और ट्रेडर, क्योंकि उनके पास उतना कैपिटल नहीं था जिससे वो अप फ्रंट कैश दे सके। जिस वजह से एसएमईज हैड टू एग्री ऑन द इंटरेस्ट रेट जो ट्रेडर और रिटेलर उन्हें दे रहे थे, और वो बैंक से भी लोन नहीं लेते थे ड्यू टू हैसल ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंटेशन। बट ऑफ बिजनेस सॉल्व दिस बाय प्रोवाइडिंग देम अनसेक्योर्ड क्रेडिट लाइन फॉर 30 days विथ लो इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर टू मार्केट रेट। लास्ट वाज क्वालिटी रिपोर्ट। पहले जो क्वालिटी रिपोर्ट आता था वो डिलीवरी होने के 1-2 महीने बाद आता था। ऑफ बिजनेस सॉल्व दिस बाय प्रोवाइडिंग द क्वालिटी रिपोर्ट बिफोर द शिपमेंट। सो इन्हीं सभी चीजों की वजह से ऑफ बिजनेस एक रेवोल्यूशनरी कंपनी बनी, और बहुत कम समय में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर बनी इन B2B सेक्टर। इन 2017 आशीष और उनकी वन ऑफ द बिजनेस पार्टनर जो उनकी वाइफ भी है, दोनों ने मिलकर और एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था ऑक्सीजो। ऑक्सीजो कंपनी स्पेशली एसएमईज को लोन देने के लिए बनाई थी, विच बिकेम द लैंडिंग आर्म ऑफ बिजनेस। लेकिन ऑफ बिजनेस यही नहीं रुका, उन्होंने देखा कि सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करना वाज नॉट इनफ, एसएमईज को कस्टमाइज सॉल्यूशंस भी चाहिए। इस वजह से उन्होंने वैल्यू एडेड सर्विसेज शुरू की। उनका अप्रोच सिंपल था, रॉ मटेरियल्स को सिर्फ सप्लाई करने के बजाय कटिंग, पॉलिशिंग, रिफाइनिंग और मॉडिफिकेशन जैसे प्रोसेसिंग सर्विसेज ऐड करना, जिस वजह से ऑफ बिजनेस को एक्स्ट्रा मार्जिन मिले ऑन देयर प्रोडक्ट्स। ये स्ट्रेटेजी उनके लिए एक गेम चेंजर बन गई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि नए एसएमईज तक कैसे पहुंचा जाए बिना ज्यादा मार्केटिंग कॉस्ट के, और यही पर आता है उनका कटिंग एज आइडिया, द बिड असिस्ट टूल। अब ये क्या है? देखो ऑफ बिजनेस ने देखा कि एसएमईज के लिए गवर्नमेंट टेंडर्स काफी लुक्रेटिव होते हैं, लेकिन उनके लिए हर दिन नए टेंडर्स ढूंढना एक टीडियस प्रोसेस होता है। ये गैप समझ के उन्होंने बिड असिस्ट टूल लॉन्च किया, जिससे एसएमईज को टेंडर्स ढूंढने में मदद मिलने लगी। ये एक फ्री टूल था, पर ऑफ बिजनेस ने इसका डेटा स्मार्टली यूज किया, जिसमें जो एसएमईज इंटरेस्टेड थे उनको फाइनेंसिंग और प्रोक्यूरमेंट सर्विसेज ऑफर करने लगे। इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा फायदा ये था कि उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट CAC ऑलमोस्ट 0 हो गया, क्योंकि नए क्लाइंट्स उनके पास खुद चल के आ रहे थे। 2021 में ऑफ बिजनेस एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है, और उसके अगले ही साल ऑक्सीजो भी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। दैट्स लिटरली अनबिलीवेबल, राइट? ऑफ बिजनेस ने एक चीज प्रूव की, प्रॉफिटेबिलिटी और स्किल साथ चल सकते हैं अगर विजन और एग्जीक्यूशन सही हो। ऑफ बिजनेस ने अपनी जर्नी में काफी तेजी से ग्रोथ दिखाई है। आज के टाइम पे 7 लाख से भी ज्यादा एसएमईज ऑफ बिजनेस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है, 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट
अलग कैटेगरीज में ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और वो भी सबसे लोवेस्ट प्राइस पर, जो एसएमईज के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। 24 से ज्यादा स्टेट्स में ऑफ बिजनेस एक्टिवली ऑपरेट कर रहा है। उनका ग्लोबली भी प्रेजेंस है इन 35 कंट्रीज। आज भी कई बिजनेसेस सिर्फ वैल्यूएशन के पीछे भाग रहे हैं, और अगर इसमें भी हम वैल्यूएशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ऑफ बिजनेस इज प्रिपेयरिंग इट्स IPO in 2025, targeting valuation between $6 to $9 billion, which is incredible। देखो, ऑफ बिजनेस कुछ ऐसा यूनिक आइडिया लेके मार्केट में नहीं आए थे। उन्होंने जो चल रहा था मार्केट में उसी को ऑर्गेनाइज्ड वे में किया, एंड दिस इज व्हाट मेड देम स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। दैट्स इट विद दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।